गुड मॉर्निंग 11th क्लास बच्चा। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारी यूनिट थर्ड। आपकी प्रदीप की बुक में जो थर्ड यूनिट है उसके दो पार्ट्स दिए हुए हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, मेनली आपको स्टार्टिंग में बताने वाली कौन से टॉपिक जो आपके CBSE ने आपके रिमूव कर दिए हैं और कौन से टॉपिक अभी भी आप लोगों के सिलेबस में हैं। ठीक है, तो थर्ड यूनिट का जो ए पार्ट है जिसका नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। अगर हम NCERT की बुक से देखें तो वो चैप्टर 5th है जिसका नाम है लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, इसके कौन से टॉपिक हम लोगों को डिस्कस करने हैं वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इंट्रोड्यूटिव कॉन्सेप्ट्स ऑफ फोर्स, कि फोर्स का इंट्रोडक्शन पढ़ना है कि फोर्स क्या होता है, कहाँ से आया, इसके इफेक्ट क्या क्या होते हैं और एशियन टाइम में इसको लेके क्या मान्यताएं थी और अब क्या चेंजेस आए। नेक्स्ट क्या है इनर्शिया। इनर्शिया भी फोर्स से रिलेटेड टर्म है, हम इसको स्टडी करेंगे। उसके बाद है आपका न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। देखिए इसके बाद हम डायरेक्टली पहले न्यूटन्स के थ्री ऑफ जो मोशन है आपके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इसको मैं आपको डिटेल में डिस्क्राइब करूंगी। फिर इसके बाद कौन सा हमारा मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, फिर इसके बाद हम मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे, फिर इम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे। आफ्टर इम्पल्स, ठीक है, न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो न्यूटन्स के लॉ के साथ इकट्ठे ही पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद आएगा हमारा टॉपिक बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कि लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन का क्या लॉ है और उसकी कुछ एप्लीकेशंस जो हम पढ़ेंगे। ठीक है, जिसकी जैसे इसकी एप्लीकेशन बेस्ड है ऑन द प्रोपेलर ऑफ रॉकेट्स, एरोप्लेन यहाँ पर, और आपकी जो रिकॉइलिंग ऑफ गन एक्सेट्रा में एप्लीकेशन है, ये सारी की सारी हमारी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की। और जो लास्ट टॉपिक होने वाला है हमारा थर्ड यूनिट के ए पार्ट के अकॉर्डिंग, तो लास्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, वो होगा हमारा इक्विलिब्रियम ऑफ कोहेरेंट forces. Okay, let us start करते हैं आज with the introduction of force. Now let us start with the introduction of force. What is the force? The push and the pull of an object is known as the force. कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, या फिर हम ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, ये एक तरह का क्या है बेटा, एक एक्सटर्नल इफेक्ट है। ध्यान रखिए, फोर्स क्या है, एक तरह का एक्सटर्नल इफेक्ट। External effect, some sort of external effect like push and pull of an object is called as or is known as the force. ठीक है, अब बात आती है सिंबल की। फोर्स का सिंबल क्या होता है, हमारा कैपिटल F हमारे फोर्स का सिंबल होता है। इसकी SI यूनिट में आप लोगों को फर्स्ट यूनिट में भी करवा चुकी हूँ। फोर्स क्या होता है हमारा, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू में एक्सेलरेशन। मास की SI यूनिट क्या होती है, kg। एक्सेलरेशन की क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो फोर्स के SI यूनिट क्या हो गई, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। CG यूनिट ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ डायमेंशनल फॉर्मूला m1 l1 t माइनस, ये सब आपको पता है, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ रखा है। अब बात आती है फोर्स की, क्योंकि हमारी एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैं आपको सेकंड चैप्टर में सेकंड यूनिट में करवा चुकी हूँ। सो हमारा जो फोर्स है वो भी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। ये तो डिस्क्रिप्शन होगी फोर्स की। अब बात करते हैं फोर्स के इफेक्ट की, कि फोर्स एक तरह का जो एक्सटर्नल इफेक्ट है वो किस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी को अफेक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं, अ फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी। स्टेशनरी बॉडी मतलब बॉडी ऑब्जेक्ट, ये जो फोर्स है एक्सटर्नल इफेक्ट है एक तरह का, ये क्या कर रहा है, मूव करवा रहा है स्टेशनरी बॉडी को, मतलब रेस्ट से किसी बॉडी को मोशन में लेके आ रहा है। सेकंड जो इफेक्ट है फोर्स का, इट कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। स्टॉप अ मूविंग बॉडी, फर्स्ट क्या था, मूव करवा रहा था रेस्ट पर जो बॉडी थी, इस केस में क्या उल्टा है, रिवर्स। अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो उसे क्या करवा देता है, मूव करवा देता है। थर्ड जो इफेक्ट है फोर्स का, वो क्या कह रहा है कि इट कैन चेंज द शेप ऑफ बॉडी, कि ये बॉडी की स्पीड, इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ द बॉडी। ये किसको चेंज कर सकता है, बॉडी की स्पीड को चेंज कर सकता है। कैसे चेंज कर सकते हैं, अगर हम लोग ब्रेक्स अप्लाई करते हैं मूविंग बॉडी में तो उसकी स्पीड को क्या कर देगा, स्लो डाउन कर देगा। अगर हम लोग एक्सटर्नल फोर्स को अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन लगाएं तो उस केस में क्या करेगा, ये बॉडी की स्पीड को इंक्रीज कर देगा। तो इंक्रीज और डिक्रीज दोनों तरह के चेंज कर सकता है। नेक्स्ट है, इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी, बॉडी की डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है। लास्ट जो इफेक्ट है फोर्स का जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी, इट कैन चेंज द शेप ऑफ द बॉडी। अब बेटा देखो कि अगर बॉडी की हमें शेप को चेंज करवाना है तो उसमें जो हमारा फोर्स एक्ट होता है वो होते हैं हमारे बैलेंस फोर्स। ठीक है, ये हमारा एक बैलेंस्ड फोर्स है। आप ऊपर जितने भी मैंने एग्जांपल्स बताए सबके सब अनबैलेंस्ड फोर्स के। अनबैलेंस्ड फोर्स कौन सा होता है, जिसमें जो नेट रिजल्टेंट फोर्स है वो हमारा नॉन जीरो वैल्यू है, और बैलेंस्ड फोर्स वो फोर्सेस होते हैं जिनमें जो नेट रिजल्टेंट फोर्स हो, किसी भी बॉडी पे जो एक्ट कर रहा हो वो नेट रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाए। तो उस केस में जो
फोर्स लगेगा बॉडी पे वो एक्सटर्नल फोर्स एक बैलेंस्ड फोर्स होगा। बैलेंस्ड फोर्स बॉडी को कभी भी मोशन में नहीं ला सकता। इट कैन नॉट बी एबल टू चेंज द पोजिशन ऑफ द बॉडी बट इट कैन चेंज द शेप ऑफ द बॉडी। तो ये हमारी इफेक्ट्स थे फोर्स के। नाउ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको थोड़ा एशियन टाइम में जो इनर्शिया की डिस्कवरी करने से पहले, इनर्शिया के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करने से पहले जो दो साइंटिस्ट थे उनकी जो कह सकते हैं कि सिद्धांत थे उनके बारे में बताना चाहूँगी। सबसे पहले तो अरिस्टोटल थे, फिर क्या थे हमारे गैलीलियो। अरिस्टोटल ने क्या कहा था कि मान लीजिए अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है, उन्होंने तो अलग अलग कॉन्सेप्ट डिफाइन करे। उन्होंने कहा कि ऑब्जेक्ट की दो ही पोजीशन होने वाली है, या तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा या ऑब्जेक्ट किसमें होगा, मोशन में। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होने वाला है या फिर ऑब्जेक्ट किसमें होने वाला है, मोशन में। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, नॉन जीरो कोई फोर्स है, तो ऑब्जेक्ट क्या होने वाला है, मोशन में। तो उन्होंने क्या कहा कि इन ऑर्डर टू मूव एन ऑब्जेक्ट there must be some external force which can be applied on the object or body। कि अगर हमें ऑब्जेक्ट को मोशन में लेके आना है तो उस पर कुछ ना कुछ बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा उस ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए, ठीक है। लेकिन उनके इस जो कॉन्सेप्ट रेस्ट ऑफ फोर्स के जो उन्होंने दो कैटेगरी डिफाइन की, इसमें कुछ ना कुछ ड्रॉबैक थे। इसको रिजोल्व किया गैलीलियो ने अपने लॉ ऑफ इनर्शिया से। उन्होंने लॉ ऑफ इनर्शिया को देने से पहले कहा कि ऑब्जेक्ट की एक्चुअल में कितनी कैटेगरी होने वाली है, दो कैटेगरी होने वाली है। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि वो दो कैटेगरी कौन कौन सी होगी, रेस्ट एज यूनिफॉर्म मोशन, कि एक ऑब्जेक्ट की कैटेगरी होगी या तो वो रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन में होगा, और या फिर दूसरी कैटेगरी कौन सी होगी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सेकंड कैटेगरी कौन सी डिफाइन की उन्होंने, नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। उन्होंने कहा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है या फिर यूनिफॉर्म मोशन में, ये उनकी एक ही कैटेगरी थी। उन्होंने कहा कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट या फिर यूनिफॉर्म मोशन में तो उस पर जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा वो जीरो होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू गैलीलियो। और उन्होंने कहा कि अगर ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है बेटा, वेलोसिटी क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है, जो वेलोसिटी है वो क्या हो, चेंज हो। अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही होगी, वेलोसिटी दो तरह से चेंज हो सकती है, या तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होगी या फिर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होगी। अगर वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो ऑब्जेक्ट डीएसेलरेट कर रहा होगा, अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होगी तो ऑब्जेक्ट एसेलरेट कर रहा होगा, मतलब एसेलरेटिंग मोशन होगा, सम सॉर्ट ऑफ एसेलरेटिंग मोशन होगा अगर ऑब्जेक्ट के पास, तो उसकी कैटेगरी अलग होगी। तब हम क्या कहेंगे कि ऑब्जेक्ट पे कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा। ये गैलीलियो ने कहा। अकॉर्डिंग टू गैलीलियो ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर और यूनिफॉर्म मोशन में है, तो देखो इस चीज को उन्होंने डिफाइन कैसे किया होगा कि फोर्स है F इज इक्वल्स टू mp। फोर्स एक्सटर्नल फोर्स किसके इक्वल होता है, मास इनटू में एक्सेलरेशन। अब क्या कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन में तब होगा जब फोर्स जीरो हो। अगर हम यहाँ से फोर्स को जीरो ले लें, अब देखो मास तो जीरो हो नहीं सकता, एक्सेलरेशन जीरो हो सकती है। एक्सेलरेशन जीरो बेटा दो ही केस में होगी। एक्सेलरेशन जीरो कब होगी, या तो वेलोसिटी क्या हो, जीरो हो, या फिर वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट हो। क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तब भी हमारी एक्सेलरेशन जीरो, अगर वेलोसिटी जीरो तब भी एक्सेलरेशन जीरो। तो ये उनका कॉन्सेप्ट था गैलीलियो का, इन ऑर्डर टू डिफाइन द रेस्ट एंड यूनिफॉर्म मोशन इन अ सिंगल कैटेगरी, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करते हैं कि फोर्स हमारा एक नॉन जीरो क्वांटिटी, फोर्स इज नॉन जीरो क्वांटिटी, सॉरी फोर्स इज इक्वल्स टू ma। यहाँ पर ऑब्जेक्ट के पास भाई मास भी नॉन जीरो होगा और एक्सेलरेशन भी क्या होगी, नॉन जीरो। एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, चेंज इन वेलोसिटी है। वेलोसिटी में चेंज करने का मतलब क्या है, मोशन कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। तो इस चीज को उन्होंने करेक्टली डिफाइन किया, लेकिन किसके टर्म्स में, एक्सेलरेशन और मास के टर्म्स में। और जो ये मास ही था, इस मास को हम डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ इनर्शिया, कि किसी भी बॉडी के पास खुद से, अब ये एक्सटर्नल फोर्स कैसे डिफाइन हो गया कि किसी भी बॉडी को अगर हमें मूव करवाना है, ठीक है, उसकी पोजीशन में चेंज करवाना है, तो हमें उसके लिए अगर एक्सटर्नल फोर्स लगा रही है तो मतलब ऑब्जेक्ट किसमें होने वाला है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है या फिर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, तो हमें ऑब्जेक्ट पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये फोर्स जो टर्म है मास इनटू में एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन को हम डिफाइन कर दे चेंज इन वेलोसिटी। अब ये मास को
क्या कि मास क्या इनर्शिया भी एक तरह की बॉडी की कह सकते हैं हम इनएबिलिटी है उस बॉडी की। किसकी टर्म्स में? ये सम सॉर्ट ऑफ फोर्स की टर्म्स में, जो बॉडी के खुद के मास के कारण आती है। बॉडी के पास कुछ ना कुछ मास है, उस मास के कारण वो अपने में आने वाली चेंजेस को क्या कर रही है? अपोज कर रही है। वो चेंजेस उसको रेस्ट से मूव करवाने का हो सकता है, वो चेंज उसको मोशन से रेस्ट में लाने का हो सकता है। ठीक है, टाइप ऑफ इनर्शिया में हम डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इनर्शिया क्या होता है। नाउ अब बात करते हैं इनर्शिया की। इनर्शिया क्या होता है? इट इज एन इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। कि एक बॉडी के अंदर ये एबिलिटी है ही नहीं, वो बॉडी कैपेबल ही नहीं है कि खुद से अपनी चेंज कर सके स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को, कि उस बॉडी की पोजीशन को चेंज करवाना है। कैसा भी चेंज हो सकता है वो, ठीक है, एनी काइंड ऑफ चेंज इज दैट। लेकिन अगर हमें उस बॉडी की पोजीशन में चेंज करवाना है तो हमें बाहर से सम एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा उस बॉडी पे। वो बॉडी खुद से अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर पाएगी। जिस क्वांटिटी के कारण या जिस फिजिकल टर्म के कारण वो ये नहीं कर पा रही है उसे हम क्या कहते हैं? उसका इनर्शिया। और इनर्शिया आता कहाँ से बेटा? ड्यू टू मास। बॉडी के मास के कारण ये फिजिकल टर्म हमारी इन्वॉल्व हुई है। ठीक है, अब आते हैं टाइप्स ऑफ इनर्शिया के बारे में कि इनर्शिया के कितने टाइप्स होते हैं। वेरी फर्स्ट जो टाइप है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो वो बॉडी रेस्ट पर ही रहने वाली है, वो खुद से कैपेबल ही नहीं है अपनी पोजीशन ऑफ रेस्ट को चेंज करने के लिए। इंस्टेड ऑफ दैट कि अगर हम उसकी पोजीशन ऑफ रेस्ट को चेंज करने की कोशिश भी करें स्टार्टिंग में, तो वो उस चेंज को अपोज करेगी, वो हमेशा अपोज करती है उस चेंज को। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग बस में बैठे हुए हैं और बस रेस्ट पर है तो आपके जो लेग्स हैं, लेग्स का पार्ट्स किसके कांटेक्ट में है? जो फ्लोर होगा बस का उसके कांटेक्ट में होगा। जैसे ही बस स्टार्ट होगी, ठीक है, इंजन स्टार्ट होगा, बस मूव करना स्टार्ट करेगी, आपको एक बैकवर्ड जर्क लगेगा। वो बैकवर्ड जर्क क्यों लगता है बेटा? क्योंकि हमारे जो फीट फ्लोर ऑफ बस के कांटेक्ट में थे वो बस के साथ मोशन में आ जाते हैं, लेकिन जो हमारे बॉडी का अपर पार्ट है ड्यू टू इट्स मास वो किस में आने की कोशिश करेगा? किस में रहने की कोशिश करेगा? रेस्ट में ही रहने की कोशिश करेगा, उस चेंज को वो अपोज करेगा। इस कारण हमें बैकवर्ड जर्क लगता है ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। नेक्स्ट बात करते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन की। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है? It is the inability of a body to change itself by its state of motion। कि बॉडी अपनी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं करेगी। इंस्टेड ऑफ दिस, अगर हम उसकी पोजीशन को, मोशन को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो क्या करेगी? उस चीज़ को अपोज करेगी। इसका बेस्ट एग्जांपल अगेन बस का ही लेते हैं कि बस आपकी मूविंग है। अब हमारी बस मूव कर रही है, हमारे फीट अगेन बस के फ्लोर के कॉन्टैक्ट में है, तो हमारी बस के साथ साथ वो फ्लोर भी मोशन में है, उनकी मसल्स जो है लेग की वो मोशन में है। लेकिन जैसे ही बस में ब्रेक लगाएंगे, ड्राइवर है बस में ब्रेक लगाएगा तो क्या होगा? बस एकदम से आपकी रेस्ट में आ जाएगी। बस के साथ जो मसल्स होंगी आपकी लेग्स की वो भी एकदम से रिलैक्स हो जाएंगे, रेस्ट में आ जाएगी। लेकिन हमारी बॉडी का जो अपर पार्ट है ड्यू टू अगेन द मास ऑफ द बॉडी, ये इनर्शिया जो आ रहा है, हम क्या करना चाहेंगे? फॉरवर्ड, आगे की तरफ मूव करना चाहेंगे। इसी कारण हमें क्या लगता है? फॉरवर्ड जर्क लगता है, आगे की तरफ धक्का लगता है ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन। एंड द लास्ट टाइप ऑफ द इनर्शिया इज द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। व्हाट इज दिस? According to inertia of direction, a body, it is the inability of a body to change itself by its state of direction। बॉडी की इनएबिलिटी है, बॉडी कैपेबल ही नहीं है खुद से अपनी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। फॉर एग्जांपल, हम स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, अलोंग द स्ट्रेट पाथ हम मूव कर रहे हैं, एकदम से राइट टर्न आ गया, ठीक है, हमें राइट की तरफ टर्न लेना है। लेकिन जैसे हम हमारे व्हीकल को राइट की तरफ टर्न करेंगे, हमारी बॉडी लेफ्ट की तरफ टर्न कर जाएगी in order to regain its original state line motion। और ये चेंज बॉडी ने जो टर्न लिया अपोजिट डायरेक्शन में, ये किसके कारण लेती है? वो ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर कोई फर्दर डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।